बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 का फिफ्थ टॉपिक दैट इज़ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। प्रीवियस जो टॉपिक था वो था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब आपने किसी कंडक्टर को करंट प्रोवाइड किया और फिर उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रख देते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इंटरेक्शन से कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। ये हमने अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स, जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक्चुअली उसमें से करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। तो इसका मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं उनके ऊपर भी फोर्स लग रही होगी। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके एक सिंगल चार्ज या उसके चार्जेस के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी। आप कंसीडर करें, ये है आपके पास एक कंडक्टर, ठीक हो गया। इस कंडक्टर के अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस हमने कंसीडर किए हैं। कंडक्टर की कुछ एक स्पेसिफिक लेंथ है जिसको हमने L से शो किया हुआ है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इस कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो क्या है? I है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जिसको हमने इन एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपने अप्लाई की हुई है। अब कंडक्टर के अंदर चार्जेस हैं, Q चार्ज है। Q चार्ज वेलोसिटी v के साथ इस साइड में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और जो फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक हो गया। सारी वही स्टोरी लिखी हुई है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, यानी कि जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। द करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, सो मूविंग चार्जेस ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है कंडक्टर ही नहीं फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बल्कि कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं वो भी उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। अब उस फोर्स का एक्सप्रेशन किस तरह से निकालना है आप कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ पोर्शन ऑफ द वायर दैट कैरिंग करंट। इस वायर जिसके अंदर चार्जेस हैं, इसका एक स्मॉल पोर्शन जो है आप कंसीडर कर लें, जिसके अंदर से करंट जो है गुजर रहा है। लेट करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज इक्वल टू आई। जो इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है वो आपने ले लिया इक्वल टू आई। वेलोसिटी ऑफ ईच मूविंग चार्ज क्या होगी? v से रिप्रेजेंट करेंगे आप। लेंथ ऑफ वायर क्या है? L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A है। अब स्टूडेंट्स, अगर लेंथ L है और एरिया A है तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द वायर होगा एरिया इंटू लेंथ, यानी AL के इक्वल होगा। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या होंगे? N, यानी कि n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इस वक्त इस वायर के अंदर मौजूद हैं। The total number of charge carriers in this wire segment is equal to NaL, यानी इतने वॉल्यूम के अंदर अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो आप n को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। द चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर इज इक्वल टू Q। अब हर चार्ज कैरियर के ऊपर चार्ज क्या है? Q है। द टोटल चार्ज ऑन NaL चार्ज कैरियर्स इज इक्वल टू डेल्टा Q। अब जो टोटल सेगमेंट आपने कंसीडर किया हुआ है उसका जो चार्ज होगा उसको आप डेल्टा Q कहेंगे और वो किसके इक्वल होगा? NaL Q। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q पहले लिखते हैं और NaL यानी नंबर ऑफ चार्ज आप बाद में लिखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था, सिंस फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय FL, लेंथ L के ऊपर जो फोर्स लग रही थी कंडक्टर के ऊपर वॉज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B के इक्वल थी। इसको आप कहें इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है करंट किसके इक्वल होती है? डेल्टा Q ओवर डेल्टा T के इक्वल होती है। अब डेल्टा Q किसके इक्वल है? डेल्टा Q इक्वल है QNaL। यहाँ पे हमने ये लिखा था, ये तो हमें पता है। डेल्टा T किसके इक्वल होगा? आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू VT। यहाँ से अगर आपने T निकालना है, इसको साइड पे रखें, इज इक्वल टू S ओवर V, ये हो जाएगा। S क्या है? डिस्टेंस होता है।
तो यहाँ पे एस किसके इक्वल होगा, लेंथ के इक्वल होगा। तो अगर आपने इसको टी को डेल्टा टी करना है, डेल्टा टी इस केस में किसके इक्वल होगा, ऊपर आ जाएगी लेंथ ओवर वेलोसिटी। अब ये डेल्टा क्यू और डेल्टा टी की वैल्यू आप उठा के करंट वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ऊपर आएगी डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है क्यू एन ए एल ओवर डेल्टा टी की वैल्यू एल ओवर बी होगी। लेंथ को लेंथ के साथ कैंसिल करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू एन ए वी। यानी इस इक्वेशन में जहाँ पे करंट पुट किया हुआ है वहाँ पे अब आप एन ए क्यू वी इसी के अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, तो अब आप करंट की जगह ये पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में जब पुट किया आपने ये वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 किस फॉर्म में आ गई, एन ए क्यू वी एल क्रॉस डी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो लेंथ है यहाँ पे एज अ वेक्टर क्वांटिटी डील हो रही है। अब स्टूडेंट्स आपने इस वेलोसिटी को लेंथ से रिप्लेस करना है। अच्छा जी, अब आपने स्टार्ट में जो फिगर आपने देखी करंट कैरिंग कंडक्टर की, जो फिगर क्या थी कि लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी चार्ज की इसी डायरेक्शन में है, यानी कि लेंथ और वेलोसिटी दोनों ही एक डायरेक्शन में है। तो हम इनके यूनिट वेक्टर्स को इक्वल लिख सकते हैं, यानी लेंथ का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो वेक्टर ओवर उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है इसके इक्वल होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर आएगा। यहाँ से अगर आपने वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस तरह से लेंथ वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ये लेंथ का जो यूनिट वेक्टर है इसको यहाँ पे हमने कहा हो कि ये वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर के इक्वल है, तो इस इक्वेशन के अंदर लेंथ यूनिट वेक्टर की जगह आप पुट कर देंगे वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एल वेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। यही अब आपने इक्वेशन नंबर 2 जो कि क्या थी, एफ एल इज इक्वल टू एन ए क्यू वी एल वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर। तो यहाँ एल वेक्टर की जगह आपने एल वेक्टर की ये वाली वैल्यू पुट की, यानी एल इंटू वी यूनिट वेक्टर। जब इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो क्या होगा, अब आपने जस्ट अरेंजमेंट चेंज करनी है। एन भी ऐसे ही आ गया, ए आ गया, क्यू आ गया, वी को आपने एल से इंटरचेंज कर देना है, एल इधर ले आए और वी यहाँ ले जाए, वी इंटू वी यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वी। अब स्टूडेंट्स कोई भी जो वेक्टर होता है, जैसे यहाँ पे लेंथ था, लेंथ इंटू लेंथ यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, लेंथ वेक्टर के। यहाँ पे अब क्या है, वी इंटू वी यूनिट वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होगा, वी वेक्टर के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को इनकी जगह वी वेक्टर पुट कर दिया है। अब इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई, एन ए क्यू एल वी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा अगर आप इसको एडजस्ट करके लिखें तो एफ एल इज इक्वल टू एन ए एल मैंने अलहदा कर लिया, क्यू इंटू वी क्रॉस वी कर दिया। अब स्टूडेंट्स टोटल चार्ज कितना था लेंथ एल के अंदर, वो हमने कहा था कि एन ए एल होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ चार्जेस थे इन वॉल्यूम ए एल। तो अब ये पूरे वॉल्यूम के ऊपर लगने वाली फोर्स है। अब अगर आपने एक सिंगल चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं इस टोटल वॉल्यूम में उनके ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे, यानी इस पूरे फैक्टर को आप उठा के एन ए एल पे डिवाइड कर देंगे। एफ एल को आपने डिवाइड किया एन ए एल पे, यहाँ इसकी वैल्यू पुट की, तो ये तीनों इसके साथ हो गए कैंसिल। फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये था फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिंगल चार्ज कैरियर मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b। ठीक हो गया। अब अगर आप इस इक्वेशन को इन जनरल लिखेंगे आप तो किसके इक्वल होगा, f इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू वी क्रॉस बी। ये प्लस माइनस इसलिए कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो इसके ऊपर ये फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ऑन पॉजिटिव चार्ज फोर्स इज अपवर्ड्स एंड ऑन नेगेटिव चार्ज फोर्स इज
डाउनवर्ड्स। ये भी लिख दिया आपने। अब आपने देखना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से आप निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने से पहले आप ये सीखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो फोर्स लग रही है एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये है मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। किस तरह से आपको पता चलेगा कि अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, यहाँ से एक चार्ज कोई एंटर हो रहा है, चार्ज अंदर आया, डिफ्लेक्ट होगा और ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है चार्ज जो है एक सर्कल के अंदर ही मूव करेगा। दैट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इसने चार्ज को मुसलसल एक्सेलरेट नहीं करवाया कि एक ही डायरेक्शन में चार्ज को मूव करवाता जाए और चार्ज कुछ डिस्टेंस कवर कर ले, बल्कि हर पॉइंट के ऊपर इसको डाउनवर्ड मूव करवाया जाए। इधर आया चार्ज, इसको डिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुँचा दिया गया, यहाँ आया तो डिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुँचा दिया गया। इस तरह ये डिफ्लेक्ट होते होते एक सर्कल के अंदर रोटेट करना शुरू कर देगा। सो यहाँ से हमें पता चला मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट एन एक्सेलरेटिंग फोर्स बट सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये जस्ट चार्ज को डिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। अच्छा जी, अब इस फोर्स की डायरेक्शन आप किस तरह से निकाल सकते हैं? डायरेक्शन आपने राइट हैंड रूल से निकालनी है। अच्छा जी, पिछले टॉपिक में हमने जो किया राइट हैंड रूल, उसमें हमने थंब को रखा था टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और आपने कर्लिंग फिंगर्स को रखा था टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और पाम क्या शो कर रही थी? फोर्स की डायरेक्शन। इस टॉपिक के अंदर भी इसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ करंट की बजाय वेलोसिटी की डायरेक्शन देंगे, यानी कि आपका थंब जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा, आपकी कर्लिंग फिंगर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, और जो पाम है आपके राइट हैंड की वो किसको शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को। तो यही लिख दिया गया है यहाँ पे कि द राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट टू फाइंड द डायरेक्शन। अब मैंने एक पॉजिटिव चार्ज के लिए ये लिखा हुआ है। द राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव मूविंग चार्ज, द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, the fingers in the direction of B यानी magnetic field and the force F is directed perpendicular to the right hand palm। तो जो आपकी राइट हैंड की पाम है उसके ऊपर परपेंडिकुलर किस चीज़ को शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने राइट हैंड रूल अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ सिंगल मूविंग चार्ज कैरियर। अच्छा, यहाँ पे दो केसेस भी ले लिए डायरेक्शन के लिए। ये एक पॉजिटिव चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है इस तरफ को, यानी थंब को आप कर रखेंगे इस तरफ, और मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक हो गया। तो अगर इस तरह आप अपने हैंड को रखेंगे तो पाम जो है अपवर्ड डायरेक्शन शो करिए, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी और यूँ ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो ये लिख दिया है द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज अपवर्ड्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अब नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव ही अगर कंसीडर करें तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये था राइट हैंड रूल। अब इस जो फोर्स हमने निकाली है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपने फोर्स निकाली थी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब उसको अगर मैं ओपन करके लिखूँ, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है उस क्रॉस की जगह साइन थीटा लगाना हो तो उसको इस तरह से लिखा जाता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। V और B के बीच में एंगल है क्योंकि V क्रॉस B था। अच्छा, जब फर्स्ट केस है मिनिमम फोर्स कब लगेगी चार्ज के ऊपर? जब वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगी। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में अप्लाइड है और वेलोसिटी भी, यानी चार्ज भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्रीज।
तो साइन 0 डिक्रीज क्या होता है 0, यानी इस केस में जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगी तो मिनिमम फोर्स लगेगी चार्ज के ऊपर। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब चार्ज जो है इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। यानी इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है तो चार्ज न्यू आ रहा, दोनों के बीच में जब थीटा 90 डिग्रीज होगा तो मैक्सिमम फोर्स जो है ये एक्सपीरियंस करेगा। अब स्टूडेंट्स हम कंसीडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई की हुई है, ये कोई एक चार्ज आ रहा है जो ना कि पैरेलल डायरेक्शन में आ रहा है और ना ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। ये किसी एक खास एंगल, यानी अगर इधर मिलाएं आप तो एक खास एंगल थीटा ये बना रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर देगी और डिफ्लेक्ट करेगी तो ये यूँ सर्कुलर पाथ में मूव करते करते आगे बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यानी मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, चार्ज के पाथ को स्पाइरल पाथ में या हेलिकल पाथ में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैप हो गया है। यहाँ से एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या फ़ायदा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का हमें ये फ़ायदा होगा कि सूरज से आने वाली जो डेंजरस रेज हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ट्रैप हो जाएंगी और वो हम तक नहीं पहुँचेगी। क्योंकि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल एक ख़ास एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही वो ट्रैप हो जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो इस तरह जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है ये सन की डेंजरस रेज से हमें सेफ रखती है। हाँ जी, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसके चार्जेस के ऊपर भी फोर्स लगेगी और उस फोर्स की जो वैल्यू आपने स्टूडेंट्स निकाली है वो क्या वैल्यू निकली है आपके पास, वो वैल्यू थी आपके पास ये F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल थी। ठीक हो गया, ये है जी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, सिंगल चार्ज। अब जो नेक्स्ट छोटा सा हमारा टॉपिक है, अगर आप किसी एक चार्ज को किसी ऐसे रीजन में एंटर करवाते हैं जिस रीजन में आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स जो हैं वो अप्लाई किए हुए हैं, तो उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। ठीक हो गया। इस टॉपिक का क्या नाम है, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। यहाँ से एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, F ओवर m। अगर ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो F इज इक्वल टू होगा QE ओवर m। सो एक्सेलरेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग अबव इक्वेशन। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये वाली इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ चार्ज Q इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड P, द टोटल फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, सम ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी। यानी अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है किसी खास वेलोसिटी v के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों अप्लाइड फील्ड्स में एंटर होगा तो उसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स किसके इक्वल होगी, सम ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं आप QE और यहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं QV क्रॉस B। तो ये उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स होगी। अच्छा जी, इसको आप क्या नाम देंगे, दिस इज नॉन एज लॉरेंट्ज फोर्स। यानी अब जब आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर एक दूसरे के अप्लाई की हुई थी तो उस वक्त चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उस फोर्स को आप क्या नाम देंगे, लॉरेंट्ज फोर्स। अच्छा, अब एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क। स्टूडेंट्स आपको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है और उसको कुछ डिस्टेंस भी कवर करवाती है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया है, चार्ज के ऊपर कुछ वर्क किया है। बट नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, इट इज सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अब आपने देखा कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ तो उसने एक दायरे के अंदर घूमना शुरू कर दिया।
और आपको पता है एक सर्कल के अंदर जो डिस्टेंस कवर होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जहाँ से आप चलते हैं वापस आप उसी जगह पे आ जाते हैं। और फिजिक्स की ज़ुबान में वर्क तब होता है जब किसी पार्टिकल या किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे। तो स्टूडेंट्स, जब कवर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स कि इस वक्त मैग्नेटिक फोर्स ने F डॉट डी यानी कि F इंटू 0 तो 0 वर्क किया है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सिंपली एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये कोई वर्क डन नहीं करेगी चार्ज के ऊपर, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये चार्ज के ऊपर वर्क करेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।